जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सर्वोच्च सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है जीके जीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। अगर आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे। स्पेशल एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है आज आपकी जीके जीएस की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़िएगा। ये पिछले जितने भी यानी कि कोई भी एग्जाम हुआ हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि 15-20 सालों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जीसेट 31 एक है। जीसेट 31 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, जीसेट 31 क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। जिनको आंसर पता होगा वो आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर देके क्या कर सकते हैं? वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो ये दोस्तों एक दूर संचार उपग्रह है। क्या है? ऑप्शन ए, जीसेट 31 क्या है? दूर संचार उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? तो याद रखेंगे, किसका संबंध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, याद रखिएगा। बारदोली जो है एक किसान आंदोलन था। ठीक है, किसान आंदोलन या किसान सत्याग्रह कह सकते हैं इसको, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी याद करेंगे डेट। ठीक है, तो 12 जून, ठीक है, याद रखिएगा, 12 जून 1928 को क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, याद रखेंगे, ये किसानों के लिए था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वर्ण का यानी कि सोना सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कर्नाटक में लगभग 80% यानी भारत का 80% जो सोना उत्पादन है, गोल्ड उत्पादन है, वो करता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में ही सोने की जो खान है, सबसे महत्वपूर्ण खान कौन सी? कोलार। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। कोलार खान जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक, जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है, क्या है? तो क्या है ये रेड डाटा बुक? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जानवरों, पौधों आदि की दुर्बल और लुप्त प्राय प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि जो भी प्रजातियां जानवरों और पौधों की लुप्त हो जा रही हैं, ठीक है, यानी कि खत्म हो जा रही हैं, तो उनका बायोडाटा रखना रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में किस में रेडियो संचार संभव है? ठीक है, याद रखेंगे किस में है? तो ये है दोस्तों, किस में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल में। ठीक है, ऑप्शन सी आयन मंडल में क्या है? रेडियो संचार संभव है। ठीक है, याद रखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रोज डेली आपको एसएससी जीडी की जीके जीएस और हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको रोज डेली हम तैयारी यहाँ पर आपकी कराते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? ठीक है, 1857 को विद्रोह हुआ, वो स्टार्ट कब से हुआ, शुरू कब से हुआ? तो इसकी डेट, सही डेट क्या है? 10 मई 1857। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी 10 मई 1857। ये एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा, 10 मई 1857 जो है वो एग्जैक्ट डेट है इसकी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? दिल्ली भारत की राजधानी उससे पहले कब कौन थी? कोलकाता थी। ठीक है, भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता, फिर उसके बाद बनी दिल्ली। तो दिल्ली कब बनी? ये बनी 1911 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं आप, या लिख के क्या आता है? 373 के का मतलब क्या है? केल्विन स्केल। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? इंसुलिन का जो प्रयोग है वो किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, मधुमेह। ठीक है, जिसे डायबिटीज़, ठीक है, शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, मधुमेह, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे?
डायबिटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व क्षय रोग जिसे टीबी भी कहा जाता है, सुना होगा आपने इस बीमारी का नाम। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रतिवर्ष 24 मार्च को क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। टीबी की अगर किसी को बीमारी होती है तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है। कौन सा टीका लगाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो जो टीबी में टीका लगता है, कौन सा लगता है, बीसीजी, याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बीसीजी का जो टीका है वो टीबी की बीमारी में लगता है, टीबी की बीमारी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है, यानी कि भारत में जो सबसे पहला बैंक खोला गया था तो वो बैंक कौन सा था। तो याद रखेंगे दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था, ठीक है, याद रखेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में दोस्तों, 1770 में ये बैंक खोला गया था। लगभग 50 सालों तक ये बैंक चला, फिर किसी कारणवश ये बैंक बंद हो गया था। पर भारत में जो पहला बैंक खोला गया वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था 1770 में, ठीक है, बस इतना आपको नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में जो तटरेखा है वो सबसे लंबी किसकी है, याद रखें, गुजरात की है, ठीक है, गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो भारत में क्या है दोस्तों, सबसे लंबी है। कितनी है, ठीक है, कितनी है ये भी नोट डाउन करिएगा। तो याद रखेंगे इसकी लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर है गुजरात राज्य की तटरेखा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो वो कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो तटीय मैदानों की वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। किस कारण ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट से बनती है, ठीक है, इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के इसमें पोषक तत्व होते हैं, इसी कारण ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम यानी कि नया पर्वत श्रेणी कौन सा है, सबसे नवीनतम, ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि सबसे बाद में जो पर्वत बना है वो कौन सा है। तो वो नया पर्वत है शिवालिक हिमालय श्रेणी। ऑप्शन ए क्या है आपका, 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है, क्या है, शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसको बाहरी या उप हिमालय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उप हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में आता है। तो बनिहाल जो दर्रा है वो किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों ये आता है पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है ये पीर पंजाल श्रेणी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्किम और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। तो कौन सा दर्रा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नाथुला दर्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ है, कहाँ पर है वो है चीन और सिक्किम के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे। एक यहाँ इंपॉर्टेंट है सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये किसको जोड़ता है दोस्तों, तो सिपला जो दर्रा है दोस्तों ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, ठीक, तिब्बत से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से क्या संबंधित है, तो याद करेंगे मत्स्य पालन, ठीक है, ऑप्शन डी मत्स्य पालन जो है मछली पालन, यानी कि ये क्या है, नीली क्रांति से प्रभावित है, संबंधित है, ठीक है, याद रखना है आपको, किससे, नीली क्रांति से, ठीक है। ये मछली पालन की योजना है एक, ठीक है, याद रखिएगा। ये कब ये योजना स्टार्ट की गई थी, 1885 से 90, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना उस टाइम स्टार्ट हुई थी। उसी योजना के तहत 1985 से 90, ठीक है, याद रखेंगे, 1985 से 90 के बीच में ये योजना चलाई गई थी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, ठीक है, आच्छादित कर देता है,
तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, वो होगा प्रच्छाया या उबरा, ठीक है, प्रच्छाया या उबरा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक, याद रखिएगा क्या लग जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। चलिए मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। क्या हो जाता है, ये हो गया आपका सूर्य, ठीक, याद रखेंगे, ये हो गया आपका सूर्य और ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और ये आपका हो गया चंद्रमा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था तांबा का, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन बी उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्मपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। तो लगभग इन्होंने कब ये जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र था कब खुलवाया था, ये 8वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, यानी कि 8वीं शताब्दी के अंत में स्टार्ट हुआ था और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और पहली जो सवारी गाड़ी थी वो 1853 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले सवारी गाड़ी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चलाई गई थी। मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ठीक है, इस ट्रेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1828 में, ठीक है, याद रखेंगे। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में, कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने, कब की, 1828 में, कहाँ पर की, कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कब की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, 1897 में, ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ऑप्शन डी आपका 1897 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, याद रखेंगे दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे दोस्तों ये की दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, कब की, 1875 में, कहां पर की, मुंबई में। सारे पॉइंट आपको क्लियर में करवा रहा हूं क्योंकि आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किस जगह पर हुई, तो मुंबई में हुई। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1875 में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की, ठीक है। यहां पे आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सभी पॉइंट आपको डीपली बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास ने लिखा है, महाकवि कालिदास ने, ठीक है, याद रखेंगे ये आदि कवि हैं कालिदास, इन्होंने कुमार संभव लिखा है। और एक चीज और, कालिदास की और भी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं, महाकाव्य हैं, 3-4 और महत्वपूर्ण हैं, उसको भी नोट डाउन करेंगे, वो भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन कौन सी है दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अभिज्ञा शकुंतलम, ठीक है,
एक क्या हो गई, कुमार संभव के बाद हो गई अभिज्ञा शकुंतलम हो गई, मेघदूतम हो गई और ऋतु संहार। ठीक है, ये 3-4 जो महाकाव्य हैं ये कालिदास की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तो कुमार संभव यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा अभिज्ञा शकुंतलम है, मेघदूतम है, ऋतु संहार। ठीक है, ये 3-4 महाकाव्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है, यानी कि 7.0। ठीक है, याद रखेंगे 7.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो है न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि तीसरा नियम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूटन का तृतीय नियम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पक्षियों की हड्डी होती है, तो पक्षियों की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है, वो होती है खोखला। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, पक्षियों की हड्डी होती है वो होता है खोखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा जो रोग होता है दोस्तों वो किस विटामिन की कमी से होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नियासिन। ठीक है, ऑप्शन डी नियासिन बिल्कुल राइट आंसर है। नियासिन को और क्या कहा जाता है, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 भी लिख के आता है, कई बार नियासिन नहीं लिख के आएगा तो विटामिन B3 लिख के आएगा। ठीक है, ये एक कुपोषण का एक रूप है जो त्वचा और मस्तिष्क में फैलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, यानी विटामिन शब्द का जो सबसे पहला शब्द निकाला गया था, नाम दिया था, तो वो नाम किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फंक ने। ठीक है, ऑप्शन बी फंक ने जो है विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया था। कब किया था, 1912 में। डेट भी आप याद कर लेंगे नॉलेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विटामिन सी घाव भरने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में होता है चाहे वो टैबलेट फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी विटामिन सी जिसमें होता है, खट्टे पदार्थ होते हैं, वो सब खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं घाव भरने के लिए। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, एक क्वेश्चन और बनता है कि विटामिन सी, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, विटामिन सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग। क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंथियोलॉजी जो है वो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो आकाश किस रंग का दिखता है, तो याद रखेंगे आकाश दिखता है काले रंग का। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में जो लोग गए होते हैं तो अंतरिक्ष में आकाश किस कलर का दिखता है, तो काले रंग का दिखता है। उसी प्रकार से वायुयान जब अधिक ऊंचाई पे चला जाता है, ठीक है, एरोप्लेन यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई पे चला जाता है तो आकाश का जो कलर है वो काला दिखाई देता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी कि जब आप किसी घड़ी में चाबी भरते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा उसमें लगती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। तो उस समय जो ऊर्जा जो लगती है हमारी वो कौन सी लगती है, तो याद रखेंगे स्थिज ऊर्जा लगती है। ठीक है, ऑप्शन डी कौन सी, स्थिज ऊर्जा लगती है। ठीक है, उसके बाद जब चाबी भरने के बाद चाबी छोड़ी जाती है, ठीक है, चाबी छोड़ी जाती है और चाबी जब चलने लगती है, यानी कि घड़ी जब चलने लगती है तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे चाबी भरने के बाद जब छोड़ दी जाती है और घड़ी अपने आप चलने लगती है तो वो स्थिज ऊर्जा से बदलकर गतिज ऊर्जा में हो जाती है, यानी कि गति करने लगती है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि हम जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सामान्यतः जो भी व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर यूज किया जाता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है गणना सिद्धांत पर। ठीक है, एक चीज आपने इस वीडियो में देखा होगा, इस क्लास में आपको सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले होंगे, वो चाहे साइंस के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे पॉलिटी के हों, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिला है, इस क्लास में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो रोज डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जीके जीएस की मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम जो महिला राज्यपाल थी वो थी भारत की सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? यो किस राज्य की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी 1947 से लेकर 1949 तक। ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। पूरे भारत में ऐसी राज्यपाल थी जो किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र जो देता है, संबोधित करता है, वो करता है उपराष्ट्रपति को। इसका आंसर आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही साबित होगा, यानी कि सही आंसर होगा। बहुत से बच्चे लोकसभा अध्यक्ष लगा के आ जाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र उनके हाथ में देता है राष्ट्रपति, संबोधित करता है। हालांकि उपराष्ट्रपति का यह फर्ज है कि वो तुरंत अत्यंत जो है इस खबर को, यानी कि इस संबोधन को तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे। ठीक है, यह काम उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो किसको करता है सूचित? वो लोकसभा अध्यक्ष को करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राष्ट्रपति किसी का मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? यानी कि राष्ट्रपति के पास एक क्या है? शक्ति है, शक्ति प्रदान की गई है, अधिकार प्रदान दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसको फांसी की सजा हो रखी हो उसको वो सजा माफ कर सकता है या पूरी तरह से उसकी सजा खत्म कर सकता है। ठीक है, या उस सजा को कन्वर्ट कर सकता है मृत्यु दंड को, या आजीवन में, या 10 साल 5 साल, वो राष्ट्रपति के अनुसार की जाएगी। तो वो राष्ट्रपति को ऐसा एक अधिकार प्रदान है। ठीक है, तो वो अधिकार जो इनको दिया गया है, ये शक्ति जो इनमें निहित की गई है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 72। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति निहित की गई है, यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है अगर उसको किसी चीज की सजा मिली हुई, चाहे वो मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ऐसे जुड़े रहिए, रोज डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।